लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का हमने पढ़ा अर्थ, प्रयोजनवाद के उद्देश्य और प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां हमने पिछली क्लास में पढ़ ली। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रयोजनवादी शिक्षा में किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया जाता था, इसके साथ शिक्षक कैसा होना चाहिए, छात्रों और प्रयोजनवाद से क्या संबंध था, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, इन पर आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रयोजनवाद एवं अनुशासन। प्रयोजनवादी दार्शनिक सामाजिक अनुशासन पर बल देते थे। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का मानना था कि सामाजिक अनुशासन विद्यालय द्वारा ही संभव है। विद्यालय के शांतिपूर्ण एवं प्रसन्नचित्त वातावरण में ही सामाजिक गुणों का विकास संभव है। सामाजिक गुणों के विकास के द्वारा ही बालक में प्रेम, पारस्परिक सौहार्द, सहयोग की भावना उत्पन्न होगी और यह सब तभी संभव है जब विद्यालय में सामाजिक अनुशासन लागू किया जाए। दूसरा, उन्होंने सीमित मुक्तात्मक अनुशासन पर भी बल दिया है। प्रयोजनवादियों का मानना था कि बालक को सीमित मुक्त अनुशासन देना चाहिए ताकि स्वतंत्रता मिले, ताकि वह नए नए आविष्कार कर सके और नई नई वह खोज कर सके। यदि उसे नियंत्रित किया जाएगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसे पढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए जरूरी है कि बालक को सामाजिक अनुशासन और सीमित मुक्तात्मक अनुशासन प्रदान किया जाए। तो प्रयोजनवादी अनुशासन में सामाजिक अनुशासन और सीमित मुक्तात्मक अनुशासन को लागू करते थे। इसके बाद है प्रयोजनवाद एवं शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक सामाजिक वातावरण का निर्माता है। शिक्षक ऐसा हो जो बालक को अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए, बालक में प्रेम, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का विकास करे, साथ ही बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे ताकि बालक नए नए अनुसंधान कर सके और प्रकाश की ओर आगे बढ़ सके। साथ ही प्रयोजनवादी जो शिक्षक है उसका ये महत्वपूर्ण योगदान है कि वह छात्र को अधिक से अधिक क्रिया करने पर बल देते थे। इसके बाद प्रयोजनवाद एवं शिक्षक छात्र। प्रयोजनवाद के अनुसार छात्र कैसे हों, तो प्रयोजनवादियों का मानना था कि जो शिक्षा है छात्र केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें छात्र को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। साथ ही छात्र को शिक्षा देते समय उसकी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए ताकि वह छात्र का सर्वांगीण विकास कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय के सामाजिक वातावरण में छात्र में सामाजिक गुण आएंगे और उसके बाद जब वह समाज में वापस पहुंचेगा तो उन्हीं सामाजिक गुणों को वह आगे संचरित करेगा। इसके बाद है प्रयोजनवाद एवं विद्यालय। प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो उनका मानना है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। समाज के लघु रूप से मतलब यह है कि समाज का ही यह छोटा रूप है और यहाँ पर बालक जो संगठन के अंतर्गत जो प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों को सीखता है, व्यवहार परक एवं उपयोगी गुणों को सीखता है, वह उसी को समाज में जाकर लागू कर देता है। विद्यालय में वह सब कुछ सीखने को मिलता है जो समाज में उसे देखने को बाद में मिलेगा। यदि हम विद्यालय में उसमें अच्छे गुणों का विकास करेंगे तभी वह जाकर समाज में उसे आगे संचरित करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है। शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी का कहना है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय में वह सब क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बाद में बालक को अपने जीवन में आगे देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है समुदाय जीवन का केंद्र। मतलब विद्यालय समुदाय जीवन का केंद्र है। बालक में जो भी समाज में रहने के लिए उचित गुण होने चाहिए उनका निर्माण विद्यालय में ही किया जाता है। विद्यालय भी एक परिवार जैसा है जहाँ पर परस्पर संबंध होते हैं, परस्पर दायित्व होते हैं
और यहाँ पर उसे यह सब कुछ सीखने को मिलता है जो वह समाज में फिर उसे देखने को देखता है। इसके बाद है समाज की प्रयोगशाला। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। अब प्रयोगशाला से मतलब यह है कि हम समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विद्यालय में नए नए प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों को करने के बाद हम समाज में उसे देखते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं और वह प्रयोग आगे चल के हमारे समाज में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि यदि समाज को एक डॉक्टर की जरूरत होती है तो विद्यालय में उसे डॉक्टरी शिक्षा दी जाती है। समाज का यंग होता है, उसे विद्यालय में डॉक्टर बनाया जाता है और जब वह डॉक्टर बन जाता है तब जाके वह समाज में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो हम अपने समाज में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे हम राजनेता प्राप्त करना चाहते हो, चाहे हम डॉक्टर प्राप्त करना चाहते हो, चाहे हम शिक्षक, चाहे हम कुशल व्यवसायी, जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमें आवश्यकता होती है उसे हम विद्यालय में प्रयोग करते हैं। विद्यालय में वैसा वातावरण बनाकर उसे उनका सृजन करते हैं। आगे चलकर वह हमारे समाज में उसी प्रकार से अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं या अपने गुणों के द्वारा समाज को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रयोजनवाद के सिद्धांत। प्रयोजनवाद के क्या सिद्धांत हैं? कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें प्रयोजनवादियों ने अपने प्रयोजनवाद में लागू किए? तो सबसे पहला है सत्य मानव निर्मित है। प्रयोजनवादियों का मानना है कि जो सत्य है वह मानव निर्मित है। वह किसी ऐसे सत्य को नहीं मानते हैं जो प्राचीन काल से चला आ रहा हो। उन्होंने उसी सत्य को माना है जिसका वह परीक्षण कर सके और परीक्षण करने के बाद सिद्ध कर सके, इसलिए उन्होंने सत्य को मानव निर्मित माना है। दूसरा, मानवीय शक्ति पर बल। प्रयोजनवादियों का मानना है कि मानवीय शक्ति सबसे ज्यादा सक्षम है क्योंकि मानव हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर सकता है। वह किसी आध्यात्मिक या बड़ा शक्ति पर को महत्व नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि विज्ञान के द्वारा सब कुछ संभव है। मानवीय शक्ति के द्वारा ही हम आज इतना विकास कर सके हैं, इसलिए वह मानवीय शक्ति पर ही बल देते हैं और उसके मानवीय शक्ति को एक संसाधन के रूप में वह प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद है सत्य की परिवर्तनशीलता। प्रयोजनवाद का अगला सिद्धांत है सत्य की परिवर्तनशीलता। इनका मानना है कि सत्य सदैव परिवर्तनशील है, मतलब देश, काल, वातावरण और परिस्थिति के अनुकूल सत्य सदैव परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तन सत्य में होते रहते हैं। कोई ऐसा प्राचीन सत्य नहीं है जो आगे भी अनवरत रूप से चलता रहेगा या उसे आगे भी स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि विज्ञान में सत्य उसे ही माना जाता है जो वर्तमान में उपयोगी हो और व्यवहारिक हो, इसलिए वह सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं। इसके बाद है उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों के अनुसार व्यवहार वही मनुष्य के लिए लाभदायक है जो उपयोगी हो। उनका मानना है कि बालक को वही सीखना चाहिए, वही गुण सीखना चाहिए जो समाज में उसे बाद में उपयोगी सिद्ध हो सके। अर्थात आगे के जीवन में जब वह विभिन्न कठिनाइयों, विभिन्न समस्याओं का समाधान करे, उस समय वह गुण उसे उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसके बाद है आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा। प्रयोजनवादियों के अनुसार वह आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। प्रयोजनवादियों का मानना है कि आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर वास्तविक जीवन यापन करना कठिन है। यदि हम अध्यात्म की ओर ही बढ़ते रहेंगे तो हम वास्तविक जीवन भी जीने में कठिनाई महसूस करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक मूल्यों पर आगे बढ़कर या अध्यात्म पर आगे बढ़कर किसी की भी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए वह आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करते थे, वह वास्तविक जीवन पर बल देते थे। इसके बाद है सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल। प्रजातांत्रिक और सामाजिक दृष्टिकोण पर बल का आशय यह है कि प्रयोजनवादी का मानना है प्रयोजनवादियों का कि सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक गुणों के द्वारा ही किसी समाज का निर्माण किया जा सकता है। यदि समाज में सामाजिक गुण नहीं होंगे और उनके नागरिकों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो वह समाज बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए वह सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। अब इसके बाद है प्रयोजनवाद के गुण। प्रयोजनवाद के अनुसार
क्या उसके गुण हैं, या प्रयोजनवादी शिक्षा में कैसे किस प्रकार के उपयोगी या लाभदायक सिद्धांत हैं जो आज भी हमारी शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहला है क्रियाशीलता पर आधारित है। प्रयोजनवादी शिक्षा क्रियाशीलता पर आधारित है, अर्थात इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। बालक सबसे पहले इसमें प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद वह उसे ही अपने व्यवहार में लागू करता है जो उसके लिए उपयोगी है, इसलिए यह क्रियाशीलता पर बल देते हैं। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रयोजनवादी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। प्रयोजनवादियों का मानना है कि बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। जिस क्षेत्र में बालक का विकास संभव है उसी क्षेत्र में उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद उपयोगिता व व्यवहारिकता पर बल। प्रयोजनवादियों का मानना है कि बालक को उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि वह उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं तो वह शिक्षा उसके लिए उसके जीवन यापन में किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करती है। इसके बाद है प्रयोग पर अधिक बल। प्रयोजनवादियों का मानना है कि बालक को प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए या वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्रयोगों पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि प्रयोग के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और विज्ञान प्रयोगों को महत्व प्रदान करता है। किसी भी क्षेत्र में आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उनकी वजह से हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और यह संभव तभी है जब लगातार प्रयोग होता रहे। इसके बाद है यह मानव प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। प्रयोजनवादियों का मानना है कि मानव की प्रगति केवल विज्ञान पर ही संभव है और वैज्ञानिक प्रगति के लिए प्रयोजनवादी मार्ग प्रशस्त करते हैं कि इस राह पर चलकर ही मानव कल्याण हो सकता है। विज्ञान के द्वारा या प्रयोग के द्वारा या करके सीखने की पद्धति के द्वारा ही एक सफल जीवन यापन किया जा सकता है। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रयोजनवाद के दोष क्या क्या है। प्रयोजनवाद के दोष, किस कारण से प्रयोजनवादी शिक्षा का हम कह सकते हैं कि इन कमियों को प्रयोजनवाद में हम देख सकते हैं। तो पहला है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास नहीं करता। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक मूल्यों का बिल्कुल विकास नहीं करता, यह आध्यात्मिक मूल्यों के पक्ष में बात ही नहीं करता है। इस शिक्षा में कहीं भी आध्यात्मिक मूल्यों के विकास की कोई बात नहीं की गई। दूसरा है अमूर्त ब्रह्मवाद का विरोध। अमूर्त ब्रह्मवाद का विरोध मतलब यह है कि यह केवल मूर्त शिक्षा पर बल देता है, वास्तविक संसारी शिक्षा पर बल देता है। इसे जो कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि यह किसी भी बाह्य शक्ति पर को नहीं मानता है। इनका मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अमूर्त ब्रह्मवाद का कोई स्थान नहीं है, उसे केवल लौकिक या वास्तविक शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद है सर्वलौकिकता एवं सर्वमान्यता का अभाव। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य दोष यह है कि वह सर्वलौकिकता एवं सर्वमान्यता का शिक्षा में अभाव प्राप्त है। यहाँ पर आशय ये है कि वह इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं चलते हैं जो सबको मान्य हो या सभी लोग उसका अनुसरण कर सकें। इसके बाद इसका क्षेत्र सीमित है। प्रयोजनवादी शिक्षा का क्षेत्र सीमित है क्योंकि विज्ञान के बल पर हम सभी क्षेत्रों में विकास नहीं कर सकते। इसके बाद है वैज्ञानिक प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण का आशय यह है कि प्रयोजनवादी वैज्ञानिक शिक्षा पर अधिक बल देते हैं, किंतु वैज्ञानिक शिक्षा पर जो वह बल देते हैं वह भी पूरी तरह से सफल नहीं है। विभिन्न प्रयोगों पर कठिनाइयां आती हैं जिनका समाधान संभव नहीं है। इसके बाद है शिक्षक सक्रिय नहीं है। अब प्रयोजनवादी शिक्षा में एक और ये तो देखने को मिलता है कि छात्र सक्रिय है किंतु शिक्षक सक्रिय नहीं है। शिक्षकों को इतना महत्व नहीं दिया गया है कि वह छात्र का पूरी तरह से मार्ग प्रदर्शन कर सके या उनका पूरी तरह से सर्वांगीण विकास कर सके। तो आज हमने देखा प्रयोजनवाद। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। धन्यवाद।